डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस लेते हैं। फर्टिलाइजेशन जैसे आपको पता ही है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में अपने साइटोप्लाज्म से और अपने न्यूक्लियस दोनों से फ्यूज़ हो जाते हैं। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है स्पर्म जब एग को अप्रोच करता है और प्रोसेस एंड होता है जब एग और स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। इस प्रोसेस में एग और स्पर्म दोनों ही कहीं ना कहीं किसी इनएक्टिव स्टेट में होते हैं और फर्टिलाइजेशन दिखाने के लिए या फर्टिलाइजेशन को लाने के लिए उनको एक्टिवेट होना पड़ता है और ये एक्टिवेशन पॉसिबल हो पाता है बहुत सारे फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो इस प्रोसेस में हम पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ये बता रहा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये इवेंट्स स्पर्म को हेल्प करते हैं जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के लायक बनते हैं, और इसी प्रकार ये ओवम को भी हेल्प करते हैं जिससे कि एग भी फर्टिलाइजेशन के लायक बन जाए। दोनों ही अभी पूरे मैच्योर नहीं हुए होते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन की होती है एक मीडियम, बिकॉज वी नो मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर मीडियम या लिक्विड मीडियम में होता है। तो ये जो फ्लूइड मीडियम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। मीडियम के अलावा ये दोनों तरह की गैमीट्स, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, दोनों का लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। जनरली फीमेल्स की जो गैमीट है इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है और स्पर्म्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड स्पर्म्स इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पॉसिबल बना सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ स्पर्म्स बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि एग का साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा होता है और इस बड़े एग के साथ फ्यूज़ करने के लिए स्पर्म पूरी तरह से लायक बन जाए तो स्पर्म्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पूरा मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इन पर्टिकुलर हेड्स में डिवाइडेड है कि पहला इवेंट तो कीमो अट्रैक्शन है और इस कीमो अट्रैक्शन के अंदर एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ और ओवा आएगा जब स्पर्म और ओवा आपस में एक दूसरे को मिलेंगे, और कैपेसिटेशन और कॉन्टैक्ट। कैपेसिटेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा स्पर्म मैच्योरिटी अटेन करते हैं और उस लायक बनते हैं कि वो ओवा को फर्टिलाइज कर पाएँ। देन तीसरा रिएक्शन इसके अंदर है एक्रोसोम फॉर्मेशन और पेनिट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन ओवम का एक्टिवेशन है और लास्ट में मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं। तो कीमो अट्रैक्शन जिसके अंदर 2 या 3 ऑटोमेटिकली प्रोसेसेस आते हैं जो आगे जाके एक्रोसोमल एंजाइम्स के रिलीज़ को बनाते हैं। फिर स्पर्म और ओवम की सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स आपस में बाइंड करती हैं। इन बाइंडिंग के द्वारा एक पैसेज बनता है ट्यूब के रूप में, और फाइनली इस पैसेज से स्पर्म का न्यूक्लियस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फीमेल के न्यूक्लियस में और ये प्रोसेस पूरा होता है। इस प्रोसेस में पहले बात करते हैं कैपेसिटेशन, या फिर वो प्रोसेस जिसके द्वारा स्पर्म को तैयार किया जाता है ओवा को फर्टिलाइज़ करने के लिए, क्योंकि नए बने हुए स्पर्म्स एकदम से ओवा को फर्टिलाइज़ नहीं कर पाते और फर्टिलाइज़ करने के लायक बनने के लिए उनको 5 से 7 घंटे का समय लगता है। कुछ टाइम स्पर्म्स को यूट्रस या ओविडक्स के अंदर भी बिताना पड़ता है, क्योंकि जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से सब्सटेंसेस निकलते हैं वो स्पर्म को मोटाइल या विब्रिटाइल बनाने में कामयाब होते हैं। और फाइनली एक्रोसोम रिएक्शन तब तक नहीं हो पाता जब तक कि कैपेसिटेशन नहीं होता। नाउ पहला रिएक्शन जो कीमोटैक्सिस में या कीमो अट्रैक्शन में अपन मानते हैं, कीमो अट्रैक्शन स्पर्म का ओवा के साथ है।
इसमें सबसे पहले स्पर्मेटोजोआ और ओवा एक दूसरे को एनकाउंटर करते हैं। मैमल्स के अंदर क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, हम ये जानते हैं कि स्पर्म्स ओवा में ट्रांसफ़र किए जाते हैं किसी न किसी प्रोसेस के द्वारा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पर्म में पूंछ होती है या फ्लैजिला होती है जो उनको स्विमिंग मूवमेंट देती है। इसके साथ ही फीमेल के ट्रैक्ट में कुछ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिव मूवमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा वो स्पर्म को लेने के लिए इच्छुक रहती है। सो बोथ दीज इवेंट्स आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, the sperms are deposited in the female genital tract, and with the help of flagella and also with the help of the uterine wall, it makes its way towards the ovum. Next is chemo attraction के अंदर प्रोसेस है कैपेसिटेशन और कॉन्ट्रैक्ट का। स्पर्मेटोजोआ एक प्रोसेस अंडरगो करते हैं, कैपेसिटेशन कहते हैं जिसको, और इसमें ये फर्टिलाइजेशन के लायक बनते हैं। एक केमिकल सब्सटेंस एग के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है वाटर में या फ्लूइड मीडियम में, और इस केमिकल सब्सटेंस की वजह से स्पर्म्स एक्टिवेट भी होते हैं और अट्रैक्ट भी होते हैं एग की तरफ। इस फिनोमेना को कीमोटैक्सिस कहते हैं। ये जो सब्सटेंस है ये एग के आसपास जो जेली जैसा होता है उसमें पाया जाता है। सिंस द स्पर्म आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एग, सम प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। इनमें से पहला प्रोसेस है अग्लूटिनेशन का। इस अग्लूटिनेशन में वो जो जेली है, जेली के सब्सटेंस में बहुत सारे स्पर्म्स हेड टू हेड या टेल टू टेल लग जाते हैं और ये सारे मिल करके क्लम्प कर जाते हैं और अग्लूटिनेशन रिएक्शन देते हैं। ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इस रिएक्शन को और ज़्यादा तेज या धीमे कर सकते हैं। कीमो अट्रैक्शन में दूसरा फिनोमेना है फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है और ऐसा जानते हैं कि फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन एग और स्पर्म द्वारा छोड़े जाते हैं और इन दोनों के रिएक्शन के फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है। एग जो सब्सटेंस छोड़ती है उसको फर्टिलाइजन कहते हैं, जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं, और फाइनली ये एग की जेली में छोड़ दिए जाते हैं और वहाँ पे ये एक जेल टाइप का बना लेते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बनता है। इसी तरह स्पर्मेटोजोआ की बाहर की मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के बाहर की मेम्ब्रेन में एक और स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको एंटी फर्टिलाइजन कहते हैं, और ये एंटी फर्टिलाइजन के साथ स्पीशीज़ स्पेसिफिक रिएक्शन देता है और एक केमिकल लॉक बन जाता है दोनों के अंदर जो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मेन फंक्शन एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन रिएक्शन का ये होता है कि वो स्पर्मेटोजोआ का नंबर कम कर देती है जो एग को फर्टिलाइज करने के लिए आते हैं। तो दिस इज टू थिन आउट द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ अराउंड द एग सो दैट द चांसेस ऑफ 2 or more स्पर्मेटोजोआ फ्यूजिंग विद द एग आर डिमिनिश्ड। नंबर ऑफ स्पर्म्स कम हो जाते हैं जिससे कि एक से ज़्यादा स्पर्म या पॉलीस्पर्मी जो कहते हैं वो नहीं हो पाए, ये इसका मेन मकसद होता है। ये एक्रोसोम रिएक्शन आप देख रहे हैं किस प्रकार स्पर्मेटोजोआ के ऊपर जो हेड है वहाँ पे एक्रोसोमल ट्यूब बन रही है और ये आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को प्रभावित करेगी। जब एक स्पर्मेटोजोआ एग के सरफेस से अटैच होता है उसकी जेली के साथ, तब वो मोशनलेस हो जाता है या वो एकदम स्टैटिक हो जाता है। वो एग की मेम्ब्रेन्स के थ्रू एंड थ्रू पेनिट्रेट करना चाहता है और उसका ये काम फिजियोकेमिकल एक्टिविटी द्वारा होता है और ये सारी एक्टिविटी
स्पर्म के हेड में जो एक ग्रैन्यूल होता है या पार्ट होता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं, उसके द्वारा पॉसिबल होता है। ये रिएक्शन एक्रोसोमल रिएक्शन कहलाता है। बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोटीन्स जो स्पर्म लाइजेंस बनाते हैं, ये इन्वॉल्व रहते हैं स्पर्म एक्रोसोमल रिएक्शन में। इस रिएक्शन का जब स्टार्ट होता है तब एग के एनवेलप के आसपास बहुत सारे स्पर्म्स आपस में चिपके रहते हैं। जब एग ओवरी से शेड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तब वो एक मेम्ब्रेन में बंद रहता है जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इस कोरोना रेडिएटा की सेल्स फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स आपस में चिपकी रहती हैं एक सब्सटेंस द्वारा जिसको हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। ये हाइलुरोनिक एसिड एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। इस प्रकार कोरोना रेडिएटा एक बैरियर की जैसा काम करती है और स्पर्म को पहले इसको पेनिट्रेट करके फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक रीच करना पड़ता है। उधर स्पर्म के हेड में हाइलुरोनिक एसिड को हटाने के लिए या उसको रिएक्ट करने के लिए हाइलुरोनिडेज नाम की एंजाइम पाई जाती है जो हाइलुरोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और इस प्रकार ये जो बैरियर है उसको डिसॉल्व करने का काम करती है। जैसे ही हाइलुरोनिक एसिड और हाइलुरोनिडेज के रिएक्शन होता है, वैसे ही एक्रोसोम कुछ मोर्फोलॉजिकल चेंजेस अंडरगो करता है और अब वो वेसिकल के रूप में नहीं रह करके एक फिलामेंट के रूप में चेंज हो जाता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये देखिए, पहले जो फर्स्ट आप डायग्राम देख रहे हैं उसमें एक्रोसोम एक बलून शेप था और ये इसका ब्लू पार्ट था। अब ये एक फिलामेंट के रूप में बन गया, ये जो आपको दिख रही है। सो ये सारे रिएक्शंस एक्रोसोमल रिएक्शंस कहलाते हैं। तो एक्रोसोम अब एक फिलामेंट के रूप में बन जाती है और ये फिलामेंट अब एग के इंटीरियर में या एग के अंदर पास होनी होती है फर्टिलाइजेशन को पूरा करने के लिए। ये जो एक्रोसोमल वेसिकल है ये पतली सी एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के द्वारा बंद रहता है और इसके अंदर बहुत सारे एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे आपको बाहर कांड दिखाई दे रहे हैं ये एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स हैं। एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के साथ में लगी रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दोनों के बीच में जो स्पेस है उसमें पेरी एक्रोसोमल मटीरियल भरा रहता है। इस पेरी एक्रोसोमल मटीरियल में कुछ फ्लूइड भरे रहते हैं और ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन में। So we were talking about एक्रोसोमल ट्यूब्यूल में चेंज हो जाता है। जैसे ही एक्रोसोमल ट्यूब्यूल बनता है, ये ट्यूब्यूल एग के एनवेलप के अंदर जाने की कोशिश करता है और एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छू देता है। जैसे ही एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इसका कांटेक्ट होता है, वैसे ही एग का मटेरियल प्रोट्रूड होकर के कोन जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाता है और एक फर्टिलाइजेशन कोन बन जाता है एग के द्वारा। ये फर्टिलाइजेशन कोन इस बढ़ती हुई एक्रोसोमल ट्यूब्यूल को निगलने की कोशिश करता है। इस स्पर्मेटोजोआ का जो न्यूक्लियस है अब वो फर्टिलाइजेशन कोन के अंदर आ जाता है। एक्रोसोमल ट्यूब्यूल खुद तो डिसॉल्व हो जाता है और न्यूक्लियस मिडल पीस के साथ एग के साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। अब बारी है ओवम के एक्टिवेशन की। जैसे ही एक्रोसोमल ट्यूब्यूल एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करती है, दोनों मेम्ब्रेन्स मतलब स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं।
where the contact takes place, their fusion also takes place. Thus, the plasma membrane of both the gametes becomes continuous. दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक हो जाती है और एक सिंगल सेल जाइगोट बन जाता है. So, up till this time फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन हो चुका है. कॉर्टिकल रिएक्शंस अभी जिसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे वो होंगे और मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होना बाकी है. नाउ फर्स्ट fertilization cone formation. So after the fusion of both the plasma membranes of egg and sperm, the first step is the formation of fertilization cone. ये जो fertilization cone है इसका फॉर्मेशन एक्रोसोमल फिलामेंट के एग के सरफेस को छूने के मात्र स्टार्ट हो जाता है और एग का साइटोप्लाज्म बल्ज करके एक कोन के आकार में आ जाता है और वो पूरी तरह से इस एक्रोसोमल ट्यूब्यूल को एनगल्फ कर लेता है या निगल जाता है, जिससे कि एक्रोसोमल ट्यूब्यूल के अंदर न्यूक्लियस और उसके साथ मिडिल पीस सभी अंदर चले जाते हैं. एंड दिस इज़ हाउ फर्टिलाइजेशन कोन इज़ फॉर्म्ड. दूसरा रिएक्शन है जिसको हम कॉर्टिकल रिएक्शंस कहते हैं और कॉर्टिकल रिएक्शन के फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है. जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन बनता है वैसे ही कुछ सीरीज ऑफ फिजियोकेमिकल रिएक्शंस सेट हो जाती हैं एग के कॉर्टेक्स के अंदर और ये सभी रिएक्शंस मिल करके कॉर्टिकल रिएक्शंस कहलाती हैं. ये सारे रिएक्शंस अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना लेती हैं एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर. ये मेम्ब्रेन एक बार बन जाती है तो इसका मतलब अब जो लेट अराइविंग स्पर्म है, अब कोई स्पर्म अगर आने की कोशिश करता है तो वो उसको अंदर नहीं आने देती और इस प्रकार पॉलीस्पर्मी को रोक लेती हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे अब कॉर्टिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भरे रहते हैं. ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स इस प्रोसेस के चलते फूट जाते हैं और इनमें से कुछ कंपोनेंट्स रिलीज़ हो जाते हैं, जैसे कुछ डार्क, डेंस, घने और फोल्डेड ग्रैन्यूल्स ये खुल जाते हैं और ये ऑलरेडी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होकर के वाइटलाइन मेम्ब्रेन बना देते हैं. कुछ और स्ट्रक्चर्स जिनको ग्लोब्यूल्स कहते हैं वो मिल करके एक विस्कस हाईलाइन लेयर बना देते हैं और वाइटलाइन मेम्ब्रेन और हाईलाइन लेयर आपस में पास में आ जाती हैं. कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का जो लिक्विड पार्ट है ये इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में भर जाता है so that it forms the perivitelline. It covers the perivitelline space between these two membranes. Now ये जो perivitelline space है ये एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा इन दोनों के बीच में होती है जो कि इन ग्रैन्यूल से भर जाती है. नेक्स्ट सीरीज ऑफ रिएक्शन कॉर्टिकल रिएक्शंस में नेक्स्ट सीरीज ऑफ एक्शन इज मेटाबॉलिक एक्टिवेशन. जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है साइटोप्लाज्म में कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से मेटाबॉलिक चेंजेस एग में स्टार्ट हो जाते हैं. पहला चेंज होता है एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ा लेती है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए और कुछ दूसरी केमिकल्स के लिए, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल, फॉस्फेट, पोटेशियम एट्सेट्रा. फर्टिलाइजेशन के टाइम मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रोपोटेंशियलिटी पॉजिटिव हो जाती है और जैसे जैसे प्रोसेस आगे चलता है उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियलिटी नेगेटिव हो जाती है. ये जो चेंज है पोटेंशियलिटी में, मेम्ब्रेन की पोटेंशियलिटी में, ये इसलिए होता है क्योंकि क्लोराइड आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है. इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एंजाइम एडेनाइल साइक्लेज ये भी एक्टिवेट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के दौरान
और एक केमिकल मॉलिक्यूल जिसका नाम है 3,5 साइक्लिक AMP बन जाता है। और एक बार 3,5 साइक्लिक AMP बन जाता है, इट मीन्स metabolic reactions in the fertilized egg will be triggered or activated fast. Another set of metabolic changes are rate of respiration. Rate of respiration या तो कई में बढ़ जाती है, जैसे सी अर्चिन में बढ़ जाती है, मॉलस्क के अंदर घट जाती है और फ्रॉग्स में सेम रहती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कौन सी स्पीशीज़ है, उसके हिसाब से रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंज होती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन एक्चुअली ये इसका रिलेशन रहता है ऑक्सीजन कंजम्पशन से। ये जो इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो रिलेटेड रहता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन से, प्लस दूसरे फूड स्टफ जिनका ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि बहुत सारे ATP मॉलिक्यूल पाए जाएं। Another metabolic change is the coenzyme change. कोएंजाइम में release of oxidative enzymes increases so that enough energy is provided for the developmental change. नेक्स्ट चेंज है प्रोटीन के सिंथेसिस में। वैसे तो ये रेट बहुत कम चेंज होती है, प्रोटीन का लगभग बराबर सा मामला रहता है। वेरी लिटिल प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स बिकॉज मैसेंजर RNA रिमेन्स अनमास्क्ड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है इनिशिएशन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्योंकि ज़रूरी है क्लीवेज के लिए, माइटोसिस का इनिशिएशन हो जाता है क्योंकि रेट ऑफ DNA सिंथेसिस बढ़ जाती है फर्टिलाइजेशन के साथ, क्योंकि दोनों के DNA मिल जाते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग साइटोप्लाज्म में एक सेंट्रियोल होता है, लेकिन ये सेंट्रियोल डिवीजन के लायक नहीं होता क्योंकि ये स्पिंडल नहीं बना सकता। स्पर्म में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एग के कंट्रीब्यूशन से होता है, खुद के सेंट्रियोल की वजह से नहीं होता। सो दीज वर द मेटाबॉलिक चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। न्यूक्लियस जो स्पर्म में एक था और एग में एक था, वो कंडेंस्ड था, कॉम्पैक्ट था। फर्टिलाइजेशन के लिए उसको वेसिकुलर होना पड़ता है, छितरा छितरा सा होना पड़ता है, और उसको एम्फीमिक्सिस की जगह आना पड़ता है। मतलब एम्फीमिक्सिस वो जगह होती है जहाँ पे दोनों मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आकर के मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, पेनिट्रेशन के टाइम स्पर्म न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट होता है, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल इसके पीछे होते हैं। एम्फीमिक्सिस के लिए स्पर्म न्यूक्लियस को लीडिंग पोजीशन लेनी पड़ती है और उसको प्रोन्यूक्लियस बनना पड़ता है। ये प्रोसेस करने के लिए स्पर्म न्यूक्लियस 180 डिग्रीज के एंगल पे घूम जाता है। इस रोटेशन के साथ साथ स्पर्म न्यूक्लियस फूलने लग जाता है, वेसिक्यूलर होने लग जाता है। वो सब्सटेंस जो वो पेनिट्रेट कर जाते हैं स्पर्म न्यूक्लियस में, एज अ रिजल्ट इट अंडरगोज स्वेलिंग। उसका क्रोमैटिन जो लूजली पैक्ड था अब फाइनली ग्रैन्युलर हो जाता है। धीरे धीरे वो वेसिकुलर बन जाता है और उसकी अपीयरेंस लगभग इंटरफेस न्यूक्लियस की तरह होती है और इसको मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। इसी तरह से एम्फीमिक्सिस से पहले एग भी कुछ चेंजेस अंडरगो करती है और कुछ चेंजेस अंडरगो करने के साथ साथ एग का न्यूक्लियस भी बहुत सारे वेसिकल्स के रूप में बदल जाता है और कैरियोमर्स कहते हैं इसको, और अब वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन जाता है।
दोनों मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनने के बाद उस साइट पे चले आते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन या दोनों को आपस में फ्यूज़ होना होता है, सो दैट द प्रोसेस ऑफ एम्फीमिक्सिस टेक्स प्लेस। अब एम्फीमिक्सिस, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिया इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। इस प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों प्रोन्यूक्लियाई की ब्रेक डाउन कर देती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आपस में डिसॉल्व हो जाती है और मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स दोनों इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, एक्रोमेटिक स्पिंडल के इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ द टू प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के फलस्वरूप सेकेंडरी oocyte मियोसिस कंप्लीट करती है। जो गैमीट्स थे ह्यूमन बीइंग के केस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रखते थे, अब वापस 46 क्रोमोसोम्स हो गए। क्योंकि दोनों स्पीशीज़ के न्यूक्लियस मिले हैं दो ह्यूमन बीइंग्स के, तो वेरिएशन ऑटोमेटिकली आ गए हैं। सो इट हैज़ लेड टू वेरिएशन। जो एक्स्ट्रा मटेरियल इस बीच में था अब धीरे धीरे डिस्कार्ड होना शुरू हो जाता है और इंडिविजुअल का सेक्स भी डिफाइन हो जाता है। सो फर्टिलाइजेशन लीड्स टू ऑल दीज इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट की फर्टिलाइजेशन एग को फर्दर डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करता है और स्टार्ट हो जाता है क्लीवेज, विच इज सपोज टू बी द फर्स्ट डिविजन विच टेक्स प्लेस इन अ fertilized egg or in a zygote. So these were the events of fertilization and the result of fertilization. Thank you.